अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, पाकिस्तान इज गियरिंग अप। इट वुड बी द सेकंड ओडीआई। कल होगा ये मुकाबला, एडिलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। थोड़ा सा ज़रा अपनी स्लीव्स तो ऊपर चढ़ाई है पाकिस्तान ने। थोड़ा सा चैलेंज किया था पहले ओडीआई में, दूसरे ओडीआई में क्या ये चैलेंज लाइन क्रॉस कर पाएगी टीम पाकिस्तान के? नहीं, ऑब्वियसली ये हमारा फोकस जरूर रहेगा डिस्कशन का। मगर आज जो हमारे मेहमान हैं वो होंगे लाइमलाइट के अंडर। अभी नहीं बताऊंगी मेहमान कौन है। हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज रखेंगे मेहमान कौन है। पाकिस्तान ने, चूंकि जैसे भी आपने वनडे मैच की बात की, तो अच्छे खेल का मुजाहरा किया, नतीजा अच्छा नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान ने होम सीरीज जब खेली उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया बल्कि नतीजा भी पाकिस्तान के हक में आया। और जो नतीजा पाकिस्तान के हक में आया था उसमें एक अहम किरदार जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच सीरीज़ में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में, और उसके साथ साथ जो तीसरा टेस्ट मैच था जिसने सीरीज़ का फ़ैसला किया था, उसमें अपनी बैटिंग के ज़रिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मदद फराहम की। वो आज हमारे मेहमान होंगे। बिल्कुल जी। सो पहेलियां ख़त्म करते हैं और वो मेहमान बहुत इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान टीम के लिए भी हैं। और अभी तो इस वक्त इसलिए भी ज़्यादा और लाइमलाइट उनके ऊपर आ जाती है क्योंकि मिडिल ऑर्डर को तो संभालते ही हैं वो पाकिस्तान टीम के, बट मिडिल ऑर्डर के साथ साथ अब वाइस कप्तान भी है पाकिस्तान टेस्ट टीम के। सो हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन सऊद शकील। अस्सलाम वालेकुम सऊद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सऊद आपका। और सबसे पहले चूँकि अभी पाकिस्तान ने हाल ही में टेस्ट मैच सीरीज़ जीती है, एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान लगभग 44 माह के बाद अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीता और फिर पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी अपने नाम की। बिलखुसूस वो इनिंग्स जो कि आपने तीसरे टेस्ट मैच में खेली, किस तरीके से प्लान किया? क्योंकि बैटिंग मुश्किल थी वहाँ पर, तो पूरी टीम के लिए 100 रन करना मुश्किल हो रहे थे। आपने 100 स्कोर किया। इस 100 को आप कहाँ पर रेट करते हैं अपने करियर में और किस तरह से उसको प्लान आपने किया? थोड़ा सा प्लान उसमें ये किया था कि जब मैं बैटिंग करने गया तो उस टाइम पे दिन ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं था। तो मैंने उस टाइम से थोड़ा सा कैलकुलेट करा कि इंग्लैंड टीम मुझे ना सिंगल्स दे रही थी उस दिन भी। तो उसी तरह फिर मैंने इनिंग्स बिल्डअप करना शुरू किया। नेक्स्ट डे भी जब मैं बैटिंग करने गया तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि इंग्लैंड टीम मुझे इजी सिंगल्स दे रही थी, जो कि मैं समझता हूँ मेरी स्ट्रेंथ है स्ट्राइक रोटेट करना। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेना नहीं पड़ा। मैंने कोशिश की कि सिंगल डबल लेते ही जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते ही और उसको कंटिन्यू करते रहें। तो उसी में मैं कामयाब रहा और फिर इवेंचुअली मैंने पूरी इनिंग्स में ही स्ट्राइक रोटेट पे ध्यान दिया और आखिर में जो है फिर वो अल्लाह ताला की मदद आई और मैं जो है वो सेंचुरी कंप्लीट की। जहाँ तक से सेंचुरी की बात है तो जी बिल्कुल, हम हमेशा से मैं ये एक बात कहता हूँ कि कोई भी इनिंग्स हो उसमें अगर पाकिस्तान टीम को कामयाबी मिले तो वो मेरे लिए बहुत करीब होती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेरे लिए। तो ये भी ऐसा ही है। और जिस कैफियत का मैच था, हम बहुत अरसे से पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं जीते थे और एक अच्छा कमबैक था हमारे लिए। तो इससे इस सेंचुरी की भी बहुत नहीं जगह और इसमें एक काफ़ी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल सऊद, विनिंग कॉज में ऑब्वियसली सेंचुरी हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है, वो उसकी खुशी अलग होती है। बट हम इस पूरी सीरीज़ को अगर इन होल देखेंगे तो ठीक है, चेंजेस हमें दिख रही हैं। जो विजिबल चेंजेस थी वो हमें पहले टेस्ट मैच के बाद विजिबल चेंजेस दिखी, सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में। बट इटसेल्फ जो ड्रेसिंग रूम और टीम का जो मोराल था वो एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया? बॉडी लैंग्वेज में इतना फर्क कैसे आ गया? फील्डिंग की डेडिकेशन कैसे बढ़ गई? पहले टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट और फिर तीसरे टेस्ट में जो कंट्रास्ट आपको दिखा, व्हाट हैपेंड इन द ड्रेसिंग रूम एंड इन बिटवीन द टीम? देखिए, हम ओवरऑल एज अ ग्रुप काफ़ी कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि ना हम टीम के जो माहौल को और एक जो टीम का हमारा कल्चर है ना उसको अच्छा डेवलप करें, जिसमें जो है ना सब एक दूसरे की जो है वो मदद कर रहे हो, सब एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश हो रहे हो। तो इस चीज़ के लिए शान भाई को, जैसन गिलस्पी को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा एक ड्रेसिंग रूम में कल्चर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो कोशिशें कर रहे थे। हम चीज़ें देखें चल रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है सेकंड से टेस्ट मैच से या थर्ड टेस्ट मैच से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, क्योंकि देखें जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना।
हम ये 2 टेस्ट मैचेस जीत गए, एक अच्छी एनर्जी वहाँ पे दिखी, सारी चीजें हुई, तो वो सारी चीजें हमें अच्छी नजर भी आ रही हैं। लेकिन एक काम हमने पीछे से शुरू किया हुआ था। देखें, हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेले, वहाँ कुछ ऐसी जगह पे जहाँ हम ऐसी अच्छी कंडीशन में आए थे, हम ऐसी सिचुएशन में आए थे जहाँ हम जीत सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश वाले दोनों टेस्ट मैच उठा के देख लें अगर आप, तो हम ऐसी सिचुएशंस में थे कि वहाँ हम इजीली मैच जीत सकते थे, हम नहीं कर पाए। लेकिन देखें, एक प्रोसेस के थ्रू चल लेते, एक टीम कल्चर बनाने के थ्रू चल लेते, और उसमें सारी चीजें फिर जब क्लिक करना शुरू हुई तो वही वो छोटा सी चीज चाहिए होती है, थोड़ा छोटा सा स्पार्क चाहिए होता है। वो हमें मिला, हम जीत की सूरत में सेकंड टेस्ट मैच में, वही फिर कंटिन्यू हुआ थर्ड टेस्ट मैच में, तो फिर सारी चीज़ें बेहतर नज़र आने लगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरा ख्याल है कि शान मसूद को जाता है, जेसन गिल्स्पी को जाता है, ओवरऑल सारी मैनेजमेंट को जाता है कि हम जिन दिनों नहीं भी कर पा रहे थे तो उन दिनों भी हम एक दूसरे एज ए ग्रुप बहुत स्टक थे और कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, और इंडियन चीज़ें कहीं पे। अच्छा, ये जैसे अभी मुख्तलिफ क्रिकेट खेलने की भी बात हुई और नताइज के एतबार से भी, हम जब बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले, यहाँ पर हम स्पिन ट्रैक के ऊपर गए, जब हम मुल्तान में खेलने के लिए गए टेस्ट मैचेस जो हम जीते, तो किस हद तक आपके ख्याल में ये मुश्किल होता है अडेप्ट करना, क्योंकि एक टाइम में आप फास्ट पेस के अगेंस्ट मैनेज कर रहे हैं, आप कुछ ही वक्त में दोबारा सीरीज़ खेलने के लिए जाते हैं, तो आपको स्पिन बॉलिंग का चैलेंज दरपेश होता है, तो एक बैट्समैन की हैसियत से ये कितना मुश्किल है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आसान है, या मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, एज प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आपको सारे चैलेंजेस के लिए रेडी होना पड़ता है। जो बांग्लादेश वाला प्लान था वो उस वक्त के हिसाब से प्लान था, हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह का हमारी टीम मैनेजमेंट वहाँ पे प्लान कर रही है, और फिर जिस तरह हम ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ में है तो वो भी फिर हमें नज़र आ रहा था बजाय कि हमारी मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह का सोच आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी तैयारी इतनी क्लोज करें जो हमें मैच में जाके फेस करना है। फिर अगर हमने थोड़ा सा अगर आखिरी स्पिन वाली पिचों पे खेले तो उस तरह से अपनी तैयारी की, तो एज इंडिविजुअल सबको पता होता है, सबको अपने गेम के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है कि यार किसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन यह है कि सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, फास्ट बॉलिंग है जो है अलग चैलेंज है, स्पिन के अलग चैलेंज है, लेकिन जो है फिर उसके मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं और अपने आप को रेडी करने की कोशिश करते हैं। बट सर, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज इट? मतलब हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे, अपनी टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए बात कर रहे थे कि हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने ऐसी विकेट्स देखी जिसपे बैटर्स तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट हमारे बॉलर्स जो हैं वो उस तरह उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। इवेंचुअली चैलेंजिंग विकेट थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, आई मस्ट से, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड थी। इवेंचुअली बांग्लादेश ने उस पर रिजल्ट जो है वो निकाल के सामने रखा। अचानक से अब ये अपनी आइडेंटिटी बना लेना कि नहीं जी, होम में हम स्पिन के ऊपर करेंगे, जहां के बार बार एक इंप्रेशन ये आता था कि हमारे बैटर्स स्पिनर्स को अच्छी तरह नहीं खेल पाते, वहां बैटर्स के लिए ओपन हुआ चैलेंज और बॉलर्स को सपोर्ट मिली कंडीशंस के हिसाब से। हाउ डिफिकल्ट वाज इट? वो शिफ्ट कितना मुश्किल था एंड हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट? देखिए, इम्पोर्टेंट तो क्योंकि वो डिसीजन लेना भी इटसेल्फ काफ़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम 1-0 हो गए थे सीरीज में, और इंग्लैंड काफ़ी डोमिनेटिंग वो मैच खेला था। लेकिन देखें, अगर कोई बाहर की टीम आ रही है और आपकी कंडीशन में, और अगर आपको स्पिन बना के आप उनको डोमिनेट कर सकना, तो उसमें कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं है। अगर आप बाकी टीम्स भी देखें तो वो अपने होम पे जिस तरह का उनको एडवांटेज लेना होता है वो लेती हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने एक जगह पहले भी कहा था कि मेरा ख्याल है कि हम शायद इंग्लैंड से प्लान करने, खासतौर पर इंग्लैंड के लिए हम ये प्लान करने में थोड़ा सा लेट हो गए। अगर आप देखें तो ब्रेंडन मैकलम ने भी ये बात कहीं पे की कि वो भी ये बात से शौक था कि हम लोग थोड़े से लेट हो गए। लेकिन देर आए पर मेरे ख्याल में राइट टाइम पे जो है वो बहुत डिसीजन आ गया और हम लोग को कामयाबी मिली इस सीरीज में, तो ओवरऑल फिर एंड में सारा कुछ अच्छा हो गया। अच्छा सर, दो चीज़ें हैं, एक ये कि टेल के साथ बैटिंग करना और इस तरह की कंडीशंस में बैटिंग करना ये कितना मुश्किल है, और अचानक से अपने टॉप प्लेयर्स के बगैर खेलना टेस्ट मैच, और फिर आपके ऊपर ये भी दबाव हो कि आपने उसको जीतना भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपने इस सीरीज़ में जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली इनमें से कैसे गुजरे हैं? टेल के साथ बैटिंग करना ना बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा जो है आप समझें प्रेशर लेने तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। देखें, जब मैंने डबल सेंचुरी भी किया श्रीलंका में, तो मुझे याद पड़ता है मैं शायद 125 पे था, तो नसीम शाह बैटिंग करने आए थे। तो आपने एक थोड़ा सा ना ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड करना होता है। जब आपके साथ जो है टेलेंडर्स आ जाएं, आपने उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना होता है, उनको भी थोड़ा सा लेके चलना होता है, समझा के चलना होता है।
और मैं ये समझता हूँ कि वो आपका पार्टनर इटसेल्फ कितना ज़्यादा जो है ना कीन है आपको हेल्प आउट करने में और एज ए टीम को हेल्प आउट करने में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ी सी कहीं रैश शॉट्स आ जाते हैं, लेकिन वो सब भी सबका अपना गेम होता है। लेकिन जिस तरह इस मैच में नुमान भाई खेले, साजिद खेला, उन्होंने शो किया कि नुमान भाई ने लंबा खेला मेरे साथ, साजिद ने आगे शॉट्स मारी, तो उन्होंने तो आधे से ज़्यादा मेरा काम आसान कर दिया था। जहाँ तक बात है बाबर आजम की, वो नहीं थे तो हम उनको काफ़ी मिस तो कर रहे थे, लेकिन उसकी जो है वो कामरान गुलाम ने जिस तरह उनकी कमी को वो महसूस नहीं होने दी और जिस तरह वो खेला पहले मैच में आके, उसने वहाँ पे सेंचुरी की, तो ये क्या थोड़ा सा आपके ऊपर, जब से मैं शायद मेरा डेब्यू हुआ है तो क्योंकि नई टीम बिल्ड हो रही थी, तो इस तरह कभी कभी महसूस नहीं किया कि कौन है कौन नहीं है। हमेशा से ये कोशिश की है कि जो पहले मैच से खेल रहे हैं कि यार इस तरह परफॉर्म करना। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप 5वें नंबर पे खेल रहे हैं तो आप पाकिस्तान कोई भी टीम के जो है वो इम्पोर्टेंट बैटर हैं, तो आपने उसी तरह परफॉर्म करना है, भले आप यंग हैं, भले आपके काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं चीज़ों को इसी तरीके से लेकर चलता हूँ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक जनाब नदीम उमर साहब ने। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, सवेरा जी, अस्सलाम वालेकुम। सऊद हमारे साथ हैं। नदीम साहब आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं? आप पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन हैं टेस्ट फॉर्मेट के, और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगले मरहले में जा रहा है, तो मैं इधर उधर नहीं घुमा रहा हूँ, आप पाकिस्तानी कप्तान बनाने का सोच रहे हैं T20 फॉर्मेट में अपनी PSL में कोई? जी 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 बिल्कुल। आई थिंक सऊद, आपको भी सऊद सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप भी? वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक सऊद जो है ना वो ऑलरेडी इसने एज कैप्टन हमारी टीम सिंध से भी कैप्टन रहे, कराची के भी कैप्टन, क्लब के, एंड विद सरफराज यू नो तकरीबन रिटायर ही हो रहे हैं। तो सऊद आपको पता है बेसिकली जब आए थे तो 33-0 लिखते थे ये, तो अननोन कमोडिटी इन T20, बट ये कि इन्होंने प्रूव किया अपने आप को हमेशा, एंड जिस तरह इसने ट्रांसफॉर्मेशन की है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू T20 एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो आई थिंक ऑब्वियसली ही इज द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग कैप्टन ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्योंकि हमने जब T20 में इनको नहीं खिलाया तो इन्होंने बहुत मेहनत करी और इस मकाम पे पहुंचे, और जिस तरह ओपनिंग में इन्होंने परफॉर्म किया है तो हैट्स ऑफ टू हिम, और डेफिनेटली ही इज इन द रनिंग नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, आप देखेंगे इनको। अच्छा नदीम साहब, जब मैं सऊद की कैप्टनसी की बात करती हूँ, क्या आपको क्या एक मेजर क्वालिटी एक कहे ना कि एक क्वालिटी, या तो जिस तरह ये टेल के साथ बैटिंग करते हैं उनको प्रोटेक्ट करके, और जिस तरह एक टेल के साथ बैटिंग करनी चाहिए उस तरह वो आपको इंस्पायर करती है, एक ऐसी क्वालिटी जो सऊद की आपको इंस्पायर करती है टू कैप्टन योर साइड? आई थिंक एक नहीं 3-4 हैं, बट आई थिंक द मेन जो इसका डिमीनर है ना एंड द कामनेस, वो मैंने बहुत कम देखी है। जिस तरह ही कंडक्ट हिमसेल्फ, वो बहुत बड़ी बात है। देखें अभी 100 भी किया तो उछल कूद नहीं थी, बट ही जस्ट रेज्ड हिज बैट, व्हिच इज जो मैच्योरिटी है ना इनमें, कामनेस, वो जो धोनी को कहते थे, तो आई थिंक मैंने इनमें वही झलक देखी है। और जिस तरह टीम को रैली करते हैं, कोई फर्स्ट नहीं है ऑन द क्रिकेटिंग फील्ड, और डिसीजन जब ले रहे होते हैं तो वो नजर नहीं आता कि परेशान है। और एक हमारी 2-3 इनिंग्स जिसने ऐसी खेली जिसमें लग रहा था कि परेशान है लोग, बट इनसाइड ही वाज वेरी काम, टीम को जिताया। इफ यू रिमेम्बर वन ऑफ द गेम जहाँ फंसे हुए थे, तो आई थिंक ये इनकी एट्रीब्यूट्स ऐसी हैं कि द कामनेस दैट ही हैड। और मुझे बड़ी अभी यानी वो भी हुआ, गुस्सा भी आया, थोड़ा बुरा भी लगा जब इसको वनडे में छोड़ के चले गए आप लोग, तो वो दैट आई थिंक वाज अ बिग मिस्टेक। एनीवे, वो इसके पास बहुत टाइम है, बट ही इज अ वेरी गुड एसेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा सऊद, कैसा अभी हम चूंकि टेस्ट मैच की आपकी बात कर रहे थे, जैसे सवेरा ने आपसे वनडे का भी सवाल किया, नदीम उमर साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, वो एक बिल्कुल एक और तरफ का पहलू है। लेकिन जो आपने PSL में खेला, ये किस तरह, कितना आपके लिए ये मुश्किल है, और क्या अगर कोई टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल लेता है, लंबी क्रिकेट वो अच्छी खेल रहा है, तो उसके लिए निस्बतन आसान होता है कि वो बड़े फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करे? पहले तो नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपके तो अच्छा अल्फाजों का, और नदीम भाई भी उन चंद लोगों में से हैं, जैसे आपने आजम भाई का जिक्र किया है कि वो बिल्कुल जो है
हम लोग के लिए फादर फिगर है और हमारे साथ हर जगह खड़े होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है ये जब ये मैंने 100 किया, इससे एक रात पहले भी मुझे नदीम भाई के रात में मैसेज आया कि आपने ये जो ना कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे सेंचुरी करें तो पाकिस्तान टीम यहाँ मैच जीतेगी। मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह नदीम भाई। तो ये भी बहुत ही करीबी हैं और चंद लोगों में से हैं हमारे। तो बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बाकी जो आपका सवाल था, आप देखें जो टेस्ट फॉर्मेट है ना वो सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, सभी ये समझते होंगे। देखिए उसमें सारे फेजेस कहीं ना कवर हो जाते हैं। अगर आप उसमें देखें तो पहले टेस्ट क्रिकेट से स्टार्ट होता है, वो फिर कभी गेम तेज हो जाता है तो वनडे क्रिकेट की तरफ चला जाता है। आप टेल के साथ बैटिंग कर रहे हो तो सारे फील्डर पीछे चले जाएं तो वो T20 फेज में भी मैच चला जाता है। उसमें सारे फेजेस थोड़े थोड़े जाके ना कहीं अप्लाई हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जिसने थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट खेली और थोड़ा सा देखें, T20 का गेम पावर की गेम है जो कि बहुत ज़्यादा है और इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें। तो अगर उसमें आप थोड़ी सी थोड़ा अडॉप्ट कर लें चीज़ों को, थोड़ा इम्प्रोवाइज करना सीख लें, थोड़ी पावर रेटिंग पे अपनी कर लें, तो वो जो है ना हमेशा आपको फायदेमंद करती है और फिर आपको आसान हो जाता है T20 क्रिकेट करें। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर सऊद से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod, in conversation with the vice test captain of Pakistan cricket team, सऊद शकील हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, थोड़ा सा ज़रा जब एक प्लेयर को टैग कर दिया जाता है, ये लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, ये शॉर्टर फॉर्मेट का प्लेयर है, क्या ये T20 खेल पाएगा, अपने आप को अप्लाई कर पाएगा? हाउ डिफिकल्ट इज दैट, उस टैग को हटाना, उससे निकलना और किसी का ट्रस्ट गेन करना, जिस तरह नदीम साहब ने आप पे ट्रस्ट किया फॉर अ T20 वेंचर? देखिए सबका अपना एक विजन होता है। मेरा ख्याल है, देखें शायद जिस दिनों मैं नहीं खेल रहा था उसके बाद मैंने वो ट्वीट कर दिया, उसके बाद तो मैंने ट्विटर ही डिलीट कर दिया। तो ये क्या, देखिए आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी करते रहना साथ। देखिए हो सकता है मैं शायद उस वक्त तक उतना रेडी ना हूँ और अल्लाह ताला और चाह रहे हो कि मैं और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत कर लूँ और थोड़ा सा और अपनी चीज़ों को निखार सकूं कि जब भी मैं खेलूं तो वहाँ पे मुझे इज्जत मिले। तो यही हुआ है मेरे ख्याल में। देखें हम टैग लगाने से कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं समझता कि टैग लगाना भी चाहिए। सबका अपना अपना एक विजन होता है, उस विजन को अहमियत देनी चाहिए और किसी भी खिलाड़ी को उसको उतना पर्सनल भी नहीं लेना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। आप अपना काम करें और जहाँ आपको मौका मिल जाए तो फिर आप कोशिश करें कि टीम आपकी परफॉर्मेंस से जो है वो जीते। मेरी तरफ से तो ये कोशिश होती है। अच्छा नदीम साहब, एक आखिरी आपसे सवाल है। जैसे अभी सऊद ने चूँकि पाकिस्तान के लिए टेस्ट फॉर्मेट में के वाइस कैप्टन है, आप इनको देख रहे हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर कि ये T20 में PSL में कोयटा की कप्तानी करेंगे, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं क्योंकि वो तो वनडे के लिए भी तसलसल के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन आप क्यों बैटिंग के एतबार से क्या चीज़ देखते हैं? जैसे अभी आपने कप्तानी का जिक्र किया। जी बिल्कुल हाफिज जी, मैं एक बात ये कह रहा था, जो हमने देखा था, जो सऊद ने शॉट देखें इन्वेंट किए, T20 शॉट जिन्होंने खेले हैं जब ओपन कर रहे थे, वो आउटस्टैंडिंग शॉट थे। आई मीन वो कोई ऐसा वो नहीं लग रहा था कि टेस्ट का सिर्फ प्लेयर है। उधर वो बिल्कुल उसने अपना वो जो लिबादा था उतार के वो T20 उसमें आ गए थे मोड में। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं। तो जहाँ तक आपने बात की लेबल का, तो आई थिंक ये उन 3-4 प्लेयर्स में जिन पे लेबल आई थिंक उसको उतार देना चाहिए, बिकॉज ही इज अ प्लेयर फॉर ऑल फॉर्मेट और इसका होना बहुत ज़रूरी है इन ऑल 3 फॉर्मेट। अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह अगर हमारा ये होगा तो आई थिंक सऊद और आगे जाएंगे और ये आपको नए नए शॉट्स जो T20 के शॉट्स हैं, कभी भी ये T20 के शॉट्स टेस्ट में नहीं खेलते। तो हमने जो बेसिक शुरू में डर वो यही था कि यार ये बस लंबी दौड़ का घोड़ा है, बट ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ही कैन एडजस्ट टू एनी फॉर्मेट। तो हमने इनका डिमीनर देखा, इनको चेक किया, इनकी जो बाकी प्लेयर्स से या जिस तरह ये अपने आप को कंडक्ट करते हैं, तो ओवरऑल ही इज अ फुल पैकेज। तो हमें तो बड़ी खुशी है, हमारे क्लब के लिए भी बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए भी,
और बस ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन इंशाल्लाह। फॉर अनाउंस हो गए हैं। बिल्कुल जी, अनाउंसमेंट यही हो गई है, बिल्कुल अनाउंस हो गया यहाँ पे। वो अनाउंस, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग अभी देखें, सरफराज हमारे साथ हैं सीनियर, उनके साथ मशवरा करेंगे, बट आई थिंक ओवरऑल ट्रांजिशन का टाइम है एंड आई थिंक आइडियल कैंडिडेट। मैं 100 में से इनको 110 मार्क्स दूंगा। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। एंड 100 में से 110 मार्क्स, यानी यू हैव पास्ड नॉट जस्ट विद फ्लाइंग कलर्स बट उससे भी ज्यादा कुछ होगा तो वो होगा। सऊद, हम ऑब्वियसली प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस से आना। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त अगर हम सामने देखें कि एक लड़का जो कि एज ग्रुप क्रिकेट से आते और अब पाकिस्तान टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन है। थोड़ा सा लेट्स जस्ट रिवाइंड बैक एंड गो बैक टू द जर्नी। व्हेन वाज द टाइम सऊद जब आपको लगा कि यस, अब मैं कहीं करीब आता जा रहा हूं पाकिस्तान खेलने से? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं इस बारे में, मैं पहला साल ही जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तो मैंने उसी साल 3 सेंचुरीज बनाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फिर मैं पाकिस्तान ए के साथ गया इंग्लैंड के दौरे पे, वो भी बहुत अच्छा रहा। मैं डेब्यू मैच में 250 किए वहाँ पे भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब मैं 3-4 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लिया था तो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सर्किल में भी जब मुझे आप जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार सब ये बात करते थे कि यार सऊद शकील रेडी हो रहा है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं भी ये पर्सनली समझता था तो कि मैं रेडी हो रहा हूँ टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन मैं इन दी एंड देखें वही बात करूँगा कि जो बेस्ट टाइम मेरे लिए लिखा हुआ था वो यही था कि मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शायद मैं 1 आध साल लेट आया, लेकिन उसके पीछे जो मुझे तैयारी करने का टाइम मिल गया वो बानिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि अर्ली स्टार्ट से ही एक अच्छा सा स्टार्ट मिल गया टेस्ट मैच क्रिकेट में, और वो अभी तक कंटिन्यू है। एक ऑस्ट्रेलिया का टूर थोड़ा सा मेरा कुछ इतना खास गया नहीं था, लेकिन उसको हटाने के बाद अगर सारी चीज़ें देखें तो अच्छी जा रही हैं। अच्छा, एक खब्बे ने खब्बे की जगह ली। फवाद आलम बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास भी क्रिकेट खेले, फिर जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला वहाँ पर भी परफॉर्मेंसेस दी, और फिर वो जाते हैं और आप आ जाते हैं। वो भी कराची से हैं, आप भी कराची से हैं, वो भी बाएं से खेलते हैं, आप भी बाएं से खेलते हैं, उसी नंबर पर वो भी खेलते हैं, उसी नंबर पर आप भी खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक का सफ़र ख़त्म होता है, एक का शुरू होता है। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह हुआ, लेकिन ये कि फादी भाई की हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं जब कराची की टीम में भी फर्स्ट टाइम आया, फादी भाई उन दिनों कराची की टीम में भी होते थे और मैं उनको बहुत देखता था। मतलब वो भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, एक इंसान जो प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है। इवन अगर आप आज के दिन भी देखें तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने हैं और हमारी दूसरी वाली टीम में है अभी राइट नाउ वो, और उनका जो फिटनेस लेवल है अभी भी, जो उनकी कमिटमेंट लेवल है, मैं नहीं समझता कि किसी यंगस्टर की भी वो अभी होगी अगर आप उनको ग्राउंड में आप स्टिल अभी देखें। इवन के कोई भी यंगस्टर उनको अभी मैच ही नहीं कर पा रहा होगा, तो वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आपने अपना काम करते रहना है और अपने टाइम का वेट करना है। इवन जब मैं पाकिस्तान टीम में भी आया तो मैं कोई 13-14 मैच मैंने जो है वो टीम के साथ रहा उस डेब्यू से पहले, तो मैं देखता रहता था कि यार फादी भाई किस तरह काम करते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, और उनके साथ भी थोड़ा काम करते हैं कि उनको भी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो सीखने को मिलता है। यार एक इंसान अपना काम रोज़ की बुनियाद पे एक जैसा ही करे जा रहा है, वो नहीं देख रहा कि यार उसको चांस मिल रहा है नहीं मिल रहा, कब मिल रहा है कब नहीं मिल। तो वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है किसी भी यंगस्टर के लिए कि अगर आपने किसी भी प्रोसेस को फॉलो करना है और उस पर स्टक रहना है तो उसमें फवाद आलम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। नो डाउट एग्जाम्पल है, बिकॉज जिस तरह दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं प्लेयर्स, और हमने देखी वो एग्जाम्पल हमारे सामने, समी की एग्जाम्पल है। समी असलम जो है वो बहुत जल्दी हो गए, या वो दैट्स हिज डिसीजन कि वो जल्दी दिल बर्दाश्ता हुए या नहीं हुए। बट सऊद, जब हम कराची के क्रिकेट की बात करते हैं, कराची के लड़कों की बात करते हैं, एक नाम जो कि हमेशा सबके सामने आता है, मतलब मैं तो जनरली आई कॉल हिम द मदर ऑफ कराची के सारे बैटर्स या प्लेयर्स, वो आजम खान साहब का आता है। हाउ इम्पोर्टेंट वाज हिज रोल इन योर लाइफ? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो ना उन्होंने प्ले किया है। मैं ही समझता हूँ कि ख़ासतौर पे मेरी लाइफ में, लेकिन एक ओवरऑल जितने भी हम शायद कराची के क्रिकेटर्स हैं, ख़ासतौर पे हमारे क्लब के क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़ा रोल है उनका हमारी जो ना
जर्नी यहाँ तक पहुँचाने में। हम आज फ़्लाइट ले रहा था तो शान भाई से बात हो रही थी, उनका जिक्र आया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि किस वक्त में, जब मैं 11-12 साल का एक छोटा सा बच्चा होता हूँ और वो आपकी उस टाइम पे हेल्प कर रहे होते हैं, उस टाइम से आपकी टेक केयर कर रहे होते हैं कि उनको एक विजन नज़र आ रहा होता है कि यार ये बच्चे में थोड़ी सी क्वालिटी है, ये ऊपर जाके पाकिस्तान से खेल सकता है। हर मौके पे, हर मोड़ पे वो साथ खड़े होते हैं। स्टिल इवन अभी भी हमें कोई कोई मसला आ रहा होता है या कुछ आ रहा होता है तो सबसे पहला फ़ोन अगर हम किसी क्रिकेटिंग के बंदे को या क्रिकेट सर्कल के बंदे को करते हैं तो हम सबसे पहले उनसे रब्ता करते हैं, यार ये थोड़ा सा आजम भाई देख लें, कोई मसला आ रहा है या ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको मैं देखूँ ना देखूँ। तो ज़िंदगी के हर फेज में मेरे ख्याल में कोई भी डिसीजन लेने में हम थोड़ा सा आप कहीं फंस रहे हो वो काम आते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनका रोल है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। तो सऊ, जैसे आपने बताया कि आपके करियर में आजम खान का कितना रोल है, और नॉट जस्ट आपके, कराची के, जिस तरह मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि कराची के क्रिकेटर्स की माँ कहा जाता है आजम खान साहब को। आजम खान साहब का आपके बारे में क्या कहना है, किस तरह वो आपकी जर्नी को डिफाइन करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल सऊद शकील मेरे पास कोई 11-12 साल के थे जब से हैं। पहले दिन मैंने इनको नेट पे मैं लेके आया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के नेट पे। तो वहाँ रुमान रईस जो हमारे क्लब के बॉलर हैं, अनवर अली, ताबिश खान और मीर हमज़ा, ये बॉलिंग कर रहे थे। तो असद शफीक और सरफराज भी वहाँ पे नेट कर रहे थे। तो मुझे सरफराज कहने लगा, आज़म भाई बच्चा है, लग जाएगी गेंद। तो मैंने कहा ये मुस्तकबिल का स्टार है और ये तुम देखना पाकिस्तान से खेलेगा। खैर जब वो बैटिंग करने गया, उसने बैटिंग की तो सरफराज ने भी कहा कि वाकई आज़म भाई ये तो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो जब सरफराज ने उसको टेस्ट कैप दी तो सरफराज ने वो मेरा जुमला दोहराया कि ये पाकिस्तान से खेलेगा। उस वक़्त तो ये 11-12 साल का था और वो पैडों के अंदर ही आ जाता था जो पैड थे। तो माशाल्लाह से वो अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। थैंक यू आजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग अ वाइस कैप्टन, कितना फर्क है सऊद शकील में? सऊद शकील बिफोर बीइंग अ वाइस कैप्टन एंड नाउ सऊद शकील बीइंग अ वाइस कैप्टन, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटली बढ़ जाती है या यू टेक इट एज इट गोज? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है लेकिन देखिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो आपको हमेशा वो हेल्प करती है। जब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी XYZ, आप फील्ड में हो, आप क्रिकेट में हो या आप क्रिकेट के बाहर हो, कभी भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो अगर आप उसमें अच्छा सोच रखते हैं और उसको अच्छी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो आप उसमें और अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो मैं हमेशा से कोई भी लेवल पे खेल रहा हूँ, अगर मैं छोटे लेवल पे भी खेल रहा हूँ, मैं वहाँ कप्तानी भी कर रहा हूँ, तो हमेशा से इस चीज़ को एंजॉय किया है और कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लिया और कोशिश की है कि उसमें अच्छे से परफॉर्म करें, फ्रंट से परफॉर्म करने की कोशिश करें। और यहाँ जब तक वाइस कप्तान की बात है तो ऐसा जितना ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं होती है इसमें, और इसमें कोई प्रेशर लेने वाली बात भी नहीं होती। बस कोशिश ये होती है कि कोई भी पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहे हैं तो उसमें इस तरह परफॉर्म करें कि पाकिस्तान मैच जीते। बिल्कुल। स्पिन के खिलाफ खेलते हुए सऊद शकील क्या ख़ास प्रैक्टिस करते रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले? फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी आगे चलकर आपसे पूछेंगे, लेकिन अगेंस्ट स्पिन इतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी, कितना इसके लिए क्या ख़ास चीज़ आपने की? अभी भी अगर दुनिया में जो अगेंस्ट स्पिन बड़ी शानदार एवरेज रखने वाले इस वक्त भी हैं तो आप उनमें सबसे नुमाया नज़र आ रहे हैं। देखिए जब आपका ब्रॉटअप हो रहा होता है तो सारी चीज़ें, स्किल सेट वहीं से हो रहा होता है। मैं जो कि कराची से बिलोंग करता हूँ तो कराची में थोड़ी सी स्पिन पिचेस होती हैं। अगर आप क्लब क्रिकेट जाएँ और अगर आप थोड़ी सी गली मोहल्ले वाली क्रिकेट भी खेलें तो आपको वहाँ स्पिनर्स खेलने को मिल जाएंगे। तो मैं वही खेल के बड़ा हुआ तो शायद मेरा स्किल उनके खिलाफ ज़्यादा अच्छा सेट हुआ है। और एक चीज़ है कि हमेशा से स्ट्राइक रोटेशन को अपनी स्ट्रेंथ समझिए, तो स्पिनर्स के खिलाफ आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है स्ट्राइक रोटेट करने की भी, तो जो कि मेरी स्ट्रेंथ भी है, तो उसके मुताबिक वो फिर मुझे हेल्प करता है रन्स बनाने के लिए। कुछ शॉटों पे ज़रूर काम किया है। देखें स्वीप शॉट एक ऐसी शॉट थी मेरे पास जिसको मैंने और ज़्यादा डेवलप किया, कोशिश की अंदर मारना भी सीखा है, कोशिश की बाहर मारना भी सीखा है। इसके साथ रिवर्स स्वीप थोड़ी सी डेवलप की है। हम इतना ज़्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट जब आ रही है तो आपको एक तरफ पैक कर लेते हैं, तो आपको रिवर्स स्वीप भी आनी चाहिए। रिवर्स स्वीप में भी 2-3 ऑप्शन है, आपको अंदर मारनी आनी चाहिए, बाहर मारनी आनी चाहिए। तो वक्त के साथ साथ जो है वो सारी चीज़ों को ना अपने गेम में ऐड करने की कोशिश की है, और वो आपको फिर सीरीज से पहले थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है कि यार ये चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, उनको अप्लाई किस तरह करना है जाके।
तो इस तरह का काम करता रहता हूँ और आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह का काम करता रहूँ। अच्छा सर, टेस्ट क्रिकेट की तो हम बात करें, शॉर्टर फॉर्मेट की मैं जब बात करती हूँ, लिस्ट ए का आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ओडीआई में आपने जब भी अभी पाकिस्तान को 15 ओडीआईज में रिप्रेजेंट किया, वो भी एक रिकॉर्ड अच्छा रहा। राइट नाउ व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर भी करना है, यू नॉट बीइंग इन ओडीआईज, कोई मतलब डू यू रिग्रेट दैट, और आपको कोई रीज़न समझ आती है या आपसे कोई रीज़न कम्युनिकेट की गई है कि सऊद आप इसलिए नहीं खेल रहे पाकिस्तान के लिए ओडीआई में, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एनीथिंग दैट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू यू? थोड़ा सा आपने ये टफ क्वेश्चन फेंक दिया ये मेरी तरफ। तो खैर देखें, लास्ट जो वनडे क्रिकेट हुई वो वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से कोई भी एक साल से वनडे नहीं हुआ, तो काफ़ी टाइम आ गया था बीच में। लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है ऑनेस्टली बताऊं, और इत्तेफाक से किसी से जो है वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाई इससे रिलेटेड किसी भी बंदे से कि क्या वजह हुई कि मैं नहीं आ पाया। देखें, मैं हमेशा से इस चीज़ का बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि आप अपना काम करते रहें, और ये पाकिस्तान की टीम है और इसमें जो बेस्ट हो वो जो पाकिस्तान को जिताने की अहलियत रखता है उसका पूरा हक बनता है पाकिस्तान से खेलने का। और अब जो भी लड़के गए मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है। देखें, कामरान गुलाम गए, उन्होंने बहुत वेट किया है इस अपॉर्चुनिटी का, काफ़ी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की है, फिर भी तकरीबन वही लड़के हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा होगा, जो डिज़र्व करता होगा, शायद मेरी शायद कोई मेहनत में कोई कमी रह गई होगी उस रिलेटेड वाइट बॉल क्रिकेट, तो शायद आज मैं इस टीम का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ भी मौका मिलेगा तो कम बैक करने की कोशिश करूँगा। और ये समझता हूँ कि जो भी लड़के गए वो डिज़र्व करते हैं जाना। अच्छा, आपने अभी कहा कि कामरान गुलाम का जिक्र किया कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने लंबी खेली और फिर उसके लिए इंतज़ार किया, आप भी उसी प्रोसेस से आए हैं, तो किस हद तक आपके ख्याल में अगर किसी ने 2, 4, 5 सीज़न खेले हैं और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आता है तो उसको किस चीज़ का फ़ायदा होता है, जो कि अगर कम टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है? तो देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एज अ बैटर ना, थोड़ी सी अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी हो, थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आपको सिचुएशन से निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। देखिए, कामरान गुलाम उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, शायद मैं थोड़ी सी उसकी एग्जांपल हूँ कि जैसे भी सिचुएशन में आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी। मेरे ख्याल में मेरे भी 15-16 फर्स्ट क्लास 100 थे जब मैंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया। सेम गोज विद कामरान गुलाम, उसके भी कोई ऐसे 15-16 100 थे। तो आपको रन बनाने आते हैं और आपको सिचुएशन से निकलना आता है, सिचुएशन को हैंडल करना आता है। लेकिन देखें, कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो आप बहुत अर्ली जो है ना उनको चूज़ कर लेते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं, और उनकी सेलेक्टर्स की भी और एक जो ऊपर लोग बैठे होते हैं उनकी एक आई होती है। तो लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर बैटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और मैं तमाम यंगस्टर्स को ये मशवरा भी देता हूँ, खैर मैं भी इतना अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है कि वो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ खेल के ना सारी सिचुएशनों से गुजरे हुए होते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बस एक प्रेशर ऐड ऑन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बाकी क्रिकेट वही रहती है 90 ओवर्स वाली। तो ये कि उसका अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं सऊद काफ़ी जो करंट प्लेयर्स हैं उनसे भी ये बात पूछती हूँ, फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी ये पूछती हूँ, क्या किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एटलीस्ट बैटर्स के लिए ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि वो कम से कम 2 सीजन खेले हुए हों फर्स्ट क्लास के, चाहे वो ओडीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो T20 टीम में जाएंगे, मगर उनकी फर्स्ट क्लास की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें वही बात हो रही है ना कि क्लास क्रिकेट आप 2 सीजन खेले आएंगे तो आप हार्डली 8 से 10 मैच खेलते हैं एक सीजन में, और आपने 20 मैच खेले होंगे। ये कि हाँ 2 सीजन आपने खेले हों, फिर साथ देखें ए क्रिकेट अभी दोबारा से बहुत ज़्यादा होने लगी है। पाकिस्तान ए के जो टूर्स हो रहे हैं, टीमें आ रही हैं, श्रीलंका ने आना है अभी नेक्स्ट वीक में, वो होना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं पर्सनली ए क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा खेला हूँ, वही जाके भी खेला हूँ एक मैच के, इंग्लैंड भी जाके मैं खेला हूँ, मैं वनडे भी खेला हूँ पाकिस्तान ए से। तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अब बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें वही जो है चैलेंजेस आते रहेंगे आपके पास, और आप उसमें सीख लेंगे कि इन चैलेंजेस को कैसे लेना है, इन चैलेंजेस से निकलना कैसे है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप वो जाके फिर इंटरनेशनल में अप्लाई भी करेंगे, तो
बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वहाँ बहुत सक्सेस मिलेगी। बट सऊद, सारी कोर यही है कि अगर टेक्निकली साउंड होता है प्लेयर, सो वो लॉन्गर फॉर्मेट खेले या शॉर्टर फॉर्मेट खेले, वो खुद को एडजस्ट कर सकता है। एनी मैसेज, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहूँगी मैसेज टू यंगस्टर्स, तो एक अजीब सा लगेगा कि आप भी अभी यंग ही हैं, बट जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, नए आने वाले प्लेयर्स हैं, एनी मैसेज फॉर देम, किस तरह अपने आप को फॉर्मेट टू फॉर्मेट, जैसे आप खुद को प्रूव कर रहे हैं, वैसे वो प्लेयर्स कैसे प्रूव कर सकते हैं खुद को? देखिए, इसका सिंपल तरीका सा यह है कि आप कोई भी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना, तो आपका एक विजन होना चाहिए उसके पीछे, और उसकी तैयारी को कम से कम ना, मैं ही समझता हूँ कि 1.5 से 2 महीने आपने लगाने चाहिए पीछे ना। कोई भी अगर विजन बनाए तो उसको लिए 1.5 से 2 महीने रख के उसको विजन बनाए और फिर उस पर स्टक करें, और जो भी चीज़ फिर वहाँ सीखें तो उसको अप्लाई करने की लाजमी कोशिश करें। जो भी आपका वो आ रहा है तो उसमें आपको ज़रूर अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। सऊद शकील हमारे साथ हैं, और जो कभी ये अपने सीनियर्स के साथ खेला करते थे जिस क्लब में, आज वहाँ के बच्चे जो नौजवान कैरेक्टर्स हैं वो सऊद शकील को अपने साथ भी खेलते हुए देखते हैं और फिर उनको पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए भी देखते हैं। आज बच्चे वहाँ पर क्या कहते हैं सऊद के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के, ये भी सुनते हैं। मैं भी लेफ़्ट हैंड बैट्समैन हूँ, तो मैं उनको देखता हूँ, बहुत उनकी बैटिंग मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं उनको वॉच करता हूँ और वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। अक्सर आए हुए होते हैं सऊद शकील और सरफराज अहमद, तो उनको बॉलिंग करने का भी मौका मिलता है और वो काफ़ी बताते भी हैं कि नीचे नीचे खेलो, अपनी लंबी बारी करो। हमारी भी यही कोशिश है, हम उनकी तरह बने, पाकिस्तान टीम में खेलें, और वो भी अच्छा खेलते हैं। हमारी भी कोशिश है उनकी तरह ही खेलें और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। उनको टीवी में देखते कि वो कैसा खेलते हैं, नीचे नीचे सिंगल लेवल वैसे अच्छा गेम करते, तो हम कोशिश करते हैं उसके जैसी करें। यही सोचते कि उन्होंने भी कितनी मेहनत करी होगी पाकिस्तान की टीम में जाने में, हम भी उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, पाकिस्तानी टीम में जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, और उम्मीद करता हूँ और आप लोग भी इस तरह मेहनत करते रहेंगे और हम भी इसी ग्राउंडों से निकल के थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अभी खेल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ज़्यादा मेहनत जारी रखें और अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहें साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा सऊद, कौन से बाएं हाथ के बल्लेबाज आपके पसंदीदा हैं, जिनको आप फारिग वक्त में देखते हैं, जिनको बचपन से देखते हुए आए हैं? मैं स्टिल देखें, मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं कुमार संगकारा से मिलूं, तो 1-2 ओकेजन पे मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और मुझे उनका खेल हमेशा से बहुत पसंद था। बहुत वन ऑफ द ग्रेट्स हैं इस गेम के, और कभी भी फारिग होता हूं तो बहुत ज़्यादा उनकी बैटिंग स्टिल अभी भी देखता हूं। इवन के जिन दिनों अभी मैं स्पिन ज़्यादा खेल रहा था, तो मैं इवन कि मैं उनके सईद भाई के अगेंस्ट बैटिंग मैंने उनकी निकाल के काफ़ी देखी कि वो सईद भाई को जिस तरह खेलते होते थे, तो ये कि वो मेरे फेवरेट बैटर हैं। और एनी मैसेज टू द करंट टीम जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, कल दूसरा ओडीआई खेलेंगे, और जो जैसे मैं एग्जांपल कामरान की देना चाहूँगी, क्योंकि कामरान जिस तरह भी आउट हुए थे पिछले मैच में, वो ऐसा लगा कि अभी एडॉप्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को, और उनको जिस तरह ट्रैप किया गया, पैट कमिंस ने ट्रैप किया। एनी मैसेज एंड एनी सजेशंस टू योर टीम मेंबर्स, टू द बैटर्स, कि उन बाउंसी विकेट पे कैसे खुद को मैनेज करें? देखिए, मेरी तरफ से इतना कोई ख़ास मैसेज नहीं है। हम देखें, वो सब प्रोफेशनल्स हैं और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं सारे, तो उनको पता है, मुझे पता है कि उनको सबको पता है कि किस तरह इन चीज़ों को हैंडल करना है और किस तरह इन चीज़ चैलेंज से भी निकलना है। तो बस मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात हैं कि हम जो है वो यहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करें और ये सीरीज़ यहाँ से भी जीतने की कोशिश करें, जिस तरह हमने टर्न राउंड अभी यहाँ पे किया इंग्लैंड के खिलाफ। तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के लिए। सऊद, आप मुख्तलिफ वक्तों में टेस्ट मैच में मुख्तलिफ साथी खिलाड़ियों के साथ बैटिंग करने का मौका मिलता है, आपका फेवरेट बैटिंग पार्टनर कौन है? किसके साथ बैटिंग करते हुए थोड़ा आसान हो जाती हैं चीज़ें, किसके साथ ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है कि अपने अपने बैटिंग के ऊपर तवज्जो देना पड़ती है? मेरा ख्याल है तो आपने गलत बंदे से सवाल कर लिया। ये साथ खेलने में ज़्यादा मुश्किल होता है बानिस्बत मैं किसी के साथ बोलूँ, लेकिन देखिए, मैं 5 नंबर पे खेलता हूँ और फिर रिजी भाई आते हैं, फिर आगा सलमान आता है। तो कोई सिचुएशन में ज़्यादातर बैटिंग मेरी रिजवान भाई के साथ आई है और जो है ना आगा सलमान के साथ आ जाती है। तो इनके साथ अभी मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा खेल गया हूँ, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है ख़ास तौर पे रिजवान भाई के साथ और आगा सलमान के साथ। आगा सलमान मेरा ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छा दोस्त है, उससे एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, तो
वो फिर मैच में भी हेल्प करती है, ड्यूरिंग बैटिंग भी वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो सऊद, आपका नेक्स्ट वेंचर होगा साउथ अफ्रीका, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं? हमारा आखिरी सवाल आज का। जी बिल्कुल, देखें हम अपने तरीके से मैंने बिल्कुल उसकी तैयारी स्टार्ट की हुई है और कुछ नए प्लान्स हैं उसको लेते हुए और कुछ नई कोशिशें हैं कि किस तरह जो है उस टेस्ट सीरीज़ को टैकल किया जाए और क्या प्लान किया जाए। स्टिल जो है बहुत अर्ली डेज में हूँ अपने एक प्लान को लेके, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा कोशिश है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ भी है कि मेहनत करने की जो तौफीक अता फरमाएं और कोशिश करेंगे कि अच्छा रिजल्ट करें और पाकिस्तान को वहाँ पे मैच जिताएं। अच्छा सर, एक अभी आपने शुरू में जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया का कि ऑस्ट्रेलिया का टूर आपका अच्छा नहीं गया, उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका के लिए कुछ प्लान कर रहे होंगे चीज़ों को डेवलप करने के, जैसे शॉट्स का जिक्र किया अभी नदीम उमर साहब ने कि T20 के फॉर्मेट को देखते हुए आपने अपने नए शॉट्स जो हैं उनके ऊपर काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देखें ऑस्ट्रेलिया जो जगह है ना वो बाउंसी पिच के साथ जो है मैं समझता हूँ ग्राउंड भी बिग है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका को लें तो उनकी पिचेस में स्पंजी सा बाउंस होता है, लेकिन साथ उनके ना साइडों की बाउंड्रियाँ काफ़ी छोटी हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ज़रूर प्लान्स कर रहे हैं और उसके मुताबिक मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की हुई है और ये है कि उसको कोशिश करूँगा, स्टक करूँगा। जिस तरह पर मैंने बात की कि जिस तरह मैंने एक मैसेज दिया यंगस्टर्स के कि अगर आपको अंदाज़ा है कि आपको 1.5-2 महीने बाद कौन सी सीरीज़ आ रही है तो आप उसके मुताबिक तैयारी करें, तो सेम गोज़ विद मी और मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर मेरा 1 महीने बाद इवेंट आ रहा है उसकी तैयारी अभी से मैंने स्टार्ट की हुई और उसको जाके मैं अप्लाई करूँ और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रखूँ। बिल्कुल जी, हार्ड वर्क क्योंकि जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। थैंक यू सऊद, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन फॉर्म एंड गुड लक टू यू। आई होप आप इसी तरह सक्सेसफुली आगे बढ़ते रहें, इसी तरह अपनी वाइस कैप्टनसी को संभालते रहें और आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान टीम जीतती रहे। एंड विद दैट हाफिज, वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म होता है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।